रचना व कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, पढ़ चुके हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, अकर्मक क्रिया में होता है कि कर्म अनुपस्थित रहता है, जहाँ कर्म ना हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया के साथ कर्म हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। रचना व कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, हाँ। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ रहे थे, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 10 होते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे मूल धातु क्रिया, मूल धातु क्रिया हम लोग पढ़ चुके थे, साधारण क्रिया भी पढ़ चुके थे, सामान्य क्रिया में पढ़ चुके हैं, चौथा सहायक क्रिया भी पढ़ चुके हैं, है ना। और संयुक्त क्रिया पढ़ चुके हैं दोस्तों, इससे पिछले पार्ट में, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिका क्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पूर्वकालिका क्रिया। तो पूर्वकालिका का मतलब हम लोग समझेंगे दोस्तों, पूर्व मतलब पहले और कालिका मतलब समय, है ना। काल, काल पढ़ते हैं, भूत भविष्य, ये समय, समय का ज्ञान कराता है। जो क्रिया पहले हो जाता है उसको कहते हैं पूर्वकालिका। तो पूर्वकालिका क्रिया में दो क्रिया होता है, एक तो पहले क्रिया होता है और एक दूसरा समाप्ति क्रिया होता है। तो दो क्रिया होता है दोस्तों। तो यही हम लोग दो स्टेटमेंट देखेंगे, पूर्वकालिका का स्टेटमेंट क्या है ना। जहाँ दो क्रिया हो, जहाँ दो क्रिया हो, एक क्रिया समाप्त पहले हो उसे पूर्वकालिका क्रिया कहते हैं, और जो दूसरी क्रिया चल रही हो उसे समाप्ति क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे समाप्ति क्रिया कहते हैं। जो पहले क्रिया समाप्त उसे कहते हैं पूर्वकालिका क्रिया, और जो दूसरी क्रिया जो चल रही है उसको कहते हैं समाप्ति क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिका क्रिया में दो क्रिया होता है, और साधारण क्रिया में एक क्रिया होता है दोस्तों। वही चीज़ हम जानना चाहेंगे दोस्तों कि जहाँ किसी भी वाक्य में दो क्रिया हो, पहली क्रिया में अंत में कर लगा के इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। कर लगा हो तो वह क्रिया समाप्ति का रूप होता है, जिससे पूर्वकालिका क्रिया कहते हैं। तो जैसे हम लोग उदाहरण लेंगे दोस्तों, एक दो तीन उदाहरण ले लेते हैं। स्कूल से आकर खेलने गया, स्कूल से आकर खेलने गया, तो स्कूल क्या हुआ दोस्तों, कर्म हो गया। तो ये आ क्या हुआ दोस्तों, क्रिया हो गया, क्रिया में कर लगा दिए दोस्तों, ये कर। तो आ कर मतलब वो क्रिया समाप्त हो गया। आ कर कहाँ गया, खेलने गया, खेलने गया, गया क्या हुआ दोस्तों, क्रिया हो गया। तो दो क्रिया हो गया, आकर और गया, दो क्रिया हो गया, मतलब खेलने, ये दो क्रिया हो गया, आकर और खेलने दो क्रिया गया। तो ये क्रिया समाप्त हुआ, दूसरा जारी है ना दोस्तों, ये समाप्ति कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया दोस्तों, आकर ये हमारा हो गया पूर्वकालिका क्रिया हो गया। नहा, नहाना एक क्रिया हो गया, और कर, इससे पता चल रहा है कि नहा कर, नहाना मतलब नहाना जो क्रिया वो खत्म हो गया है, और क्या की, पूजा की, नहा कर वह पूजा की, ये दूसरा कर्म हो गया, दूसरा क्रिया हो गया दोस्तों, नहा कर। साधारण क्रिया में भी कर लगता है, साधारण क्रिया में भी कर लगता है, जाकर, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, नहा कर, खा कर, ये साधारण क्रिया हो गया दोस्तों, उसमें बस कर लगता है, एक ही क्रिया होता है। और यहाँ पूर्वकालिका क्रिया में दो क्रिया होता है और जिसमें कर भी लगा हुआ रहता है, इसलिए साधारण क्रिया और पूर्वकालिका क्रिया में कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है दोस्तों। आकर खाओ, आना एक क्रिया हुआ, उसमें कर लगा है, खाओ दूसरा भी क्रिया हो गया, दो क्रिया है। बाजार जाकर, बाजार जाकर, ये क्या हुआ दोस्तों, जाना मतलब क्रिया हो गया, मूल धातु क्रिया हो गया। आना क्या हुआ, मूल धातु क्रिया हो गया। तो ये हो गया दोस्तों पहला क्रिया, और दूसरा खरीदना, सब्जी खरीदना, ये दूसरा क्रिया, ये समाप्ति क्रिया हो गया, और ये पूर्वकालिका क्रिया हो गया दोस्तों। इस वाक्य को हम लोग पूरा कहेंगे दोस्तों, पूर्वकालिका क्रिया कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूर्वकालिका क्रिया आपको समझ में आया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है दोस्तों, पहले तो हम लोग देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पहले प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, दो कर्ता को हम लोग समझेंगे दोस्तों, क्योंकि इस प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होती है, इसलिए हम लोग पहले प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता को समझेंगे। जब भी कोई कर्ता कार्य को स्वयं ना करता हो, जब भी कर्ता जो काम को स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरा से करवाता है, उसे कहते हैं प्रेरक कर्ता। जैसे मेरा काम है तो हम उसको नहीं करेंगे, हम दूसरा से करवाएंगे और वो कार्य संपन्न हो जाएगा, तो हम बोलेंगे मेरा जो हो जाएगा प्रेरक कर्ता, है ना दोस्तों, समझ में आया होगा।
जब कोई कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरे कर्ता से कार्य संपन्न करवाता है। हाँ, समझ में आया हो दोस्तों? जब जो भी कार्य है कर्ता खुद नहीं करता है, दूसरे से दूसरा कर्ता से कार्य करवाता है, उसे कहते हैं प्रेरक कर्ता। अब दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा है दोस्तों प्रेरित कर्ता। क्या है दोस्तों? प्रेरित कर्ता। जब किसी अन्य प्रेरक से, किससे दोस्तों? अन्य प्रेरक से प्रेरणा लेकर जो कार्य होता है दोस्तों, संपन्न होता है, उसे कहते हैं प्रेरित कर्ता। जैसे अन्य कर्ता है, उससे प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न होता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक प्रेरित कर्ता। तो परिभाषा क्या है दोस्तों? जो क्रिया प्रेरित कर्ता द्वारा संपन्न होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया प्रेरणार्थक मतलब प्रेरित कर्ता से कार्य संपन्न होता है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ समझ में आ रहा है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया है ना, जिससे प्रेरणा लेकर कार्य को संपन्न किया जाता है, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपको प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता ये दोनों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो परिभाषा है, जो क्रिया प्रेरित कर्ता द्वारा संपन्न होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। अब इसमें पहले ध्यान देने वाला बात है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होगा, है ना। तो जब दूसरे कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो इसे समझ आएंगे ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा दो कर्ता होता है। हाँ, क्रिया के अंत में वाया वाई वाये का प्रयोग होता है। करवाया, काम करवाए, करवाई या करवाए, ऐसा होगा दोस्तों। तो हम इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। ये 3 स्टेटमेंट पूरा हम अच्छे से समझते हैं परिभाषा को उदाहरण के साथ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। राम ने श्याम से चाय बनवाया। राम क्या हुआ दोस्तों? राम ने श्याम से चाय बनवाया। श्याम से, ये से चिन्ह है दोस्तों, चाय बनवाया। तो क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा किसका है दोस्तों? राम से है। राम से कार्य कौन समाप्त कर रहा है, संपन्न कर रहा है? श्याम से चलो चाय बनवाया, है ना। अपनी मम्मी से कपड़ा धुलवाएं, यहाँ से है। दूसरा कर्ता ये है, क्या है? पहला ये दूसरा कर्ता से कारक चिन्ह हो गया, पहला ये, दूसरा कर्ता ये। राधा ने मीरा से खाना बनवाया। राधा ने मीरा से खाना बनवाया। तो यहाँ हमारे यहाँ से का क्या दोस्तों कारक चिन्ह है? मालिक ने किसान से हल चलवाया। मालिक ने किसान से हल चलवाया, मालिक का प्रेरणा है और किसान का कार्य संपन्न हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों प्रेरित कर्ता। इसलिए हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। आपने अपने भाई से पानी भरवाया। आपने अपनी भाई से पानी भरवाया। यहाँ भी दो कर्ता है दोस्तों, आपने और भाई। अब पहचाने क्या है? से कारक चिन्ह ये है। अरे जाहिर सी बात है, कोई किसी का करवा रहा है ना दोस्तों। और जो वाया, वाई और वाए, ये 4 हमारा अंत में मिलेगा दोस्तों। बनवाए, धुलवाए, बनवाया, चलवाया, भरवाया, राम ने मोची से जूते सिलवाए। ये है, इससे पहचान सकते हैं। दो करता रहेगा, राम और ने मोची। राम ने मोची से जूते सिलवाए। राम पहला करता, दूसरा मोची दूसरा करता, राम पहला करता, से कारक चिन्ह हो गया। लास्ट में हमें पता चल रहा है वाय से। ये हमारा पूर्वकालिका नहीं प्रेरणार्थक क्रिया का पहचानने का तरीका है दोस्तों। ये 3 स्टेटमेंट, आप ये 3 चीज़ें बातें में ध्यान रखेंगे दोस्तों दिमाग में, और कोई भी परीक्षा में आप आसानी से पहचान सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। तो हम लोग अगला पढ़ेंगे दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, है ना। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। हम लोग 8वां क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया, है ना। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया 2 कर्ता के बीच संपन्न हो रही है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया 2 कर्ता के बीच क्रिया समाप्त होती है उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। मतलब 2 कर्ता और एक क्रिया, है ना दोस्तों। एक क्रिया को 2 कर्ता के द्वारा संपन्न होगा। एक कार्य को 2 कोई करने में संपन्न करेगा उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जहाँ कोई क्रिया 2 कर्ता की उपस्थिति तथा
सक्रियता पर निर्भर हो उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। एक क्रिया को दो कर्ता पर निर्भर भी हो उसे भी कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में दो कर्ता हो तथा दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह, क्या चीज, को कारक चिन्ह, जब दो मतलब कारक को कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी द्विकर्मक क्रिया होगा। जैसे पापा ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, तो यहाँ पापा ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, पापा पहला और ये बच्चे दूसरा, कर्ता दो है दोस्तों, कर्ता दो है, पापा और बच्चे खाने के लिए लड्डू दिए। तो जिस वाक्य में क्रिया दो कर्ता के बीच संपन्न हो रही है उसे द्विकर्मक क्रिया है। जैसे दोस्तों पापा ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, खाने के लिए क्या दिए दोस्तों, लड्डू दिए, तो कर्ता दो है दोस्तों, एक पापा और एक बच्चों है। दूसरा, रमेश ने सुरेश को 100 रुपये उधार में दिए, रमेश ने सुरेश को 100 रुपये उधार दिए। ये क्रिया जो संपन्न हो रही है दो कर्ता के बीच संपन्न हो रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को नई साल में शुभकामनाएं प्रदान दी, तो इसमें दो है दोस्तों कर्ता, एक प्रधानमंत्री और दूसरा कौन है दोस्तों, दूसरा है कि जनता है। और चौथा एग्जाम्पल में क्या दोस्तों, सीता ने गरीबों को कंबल बांटे, क्या दोस्तों, सीता और गरीब दो करता है और ये कारक चिन्ह को इस्तेमाल किया गया है। तो सीता ने गरीबों को कंबल बांटे, तो कोई भी द्विकर्मक क्रिया में दो क्रिया होना चाहिए, दूसरा कारक चिन्ह होना चाहिए और दो कर्ता होना चाहिए, तो इससे हम पता लगा सकेंगे दोस्तों कि द्विकर्मक क्रिया है। सैनिकों ने हमें सुरक्षा प्रदान की, सैनिकों ने हमें सुरक्षा प्रदान दी, तो यहाँ को लगाया हुआ दोस्तों, ये भी आसान है। जहाँ को कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा जिस वाक्य में दो कर्ता हो एक क्रिया हो उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे शिक्षा ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, तो ये हो गया दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। तो ये 3 स्टेटमेंट है और ये जो द्विकर्मक क्रिया है ये बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। तो 9वां नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम का अर्थ है दोस्तों यहाँ संज्ञा सर्वनाम या विशेषण। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। नाम का अर्थ है संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है। किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में आना या आना प्रत्यय लगाकर या जोड़कर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात जोड़ आना, बतियाना, शर्म जोड़ आना या शर्माना, ये सब हमारा क्या हुआ दोस्तों, नाम धातु क्रिया हो गया। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है जिसे हम लोग को पता चलता है दोस्तों नाम धातु क्रिया है ना। उदाहरण में जैसे बतियाना हो गया, लथियाना हो गया, शर्माना हो गया, लजाना हो गया, गुराना हो गया, गरमाना हो गया, घबराना हो गया। तो आप ये 5 शब्द से आप अपने वाक्य बनाए, उदाहरण बनाए, आपको समझ में आएगा दोस्तों। पहले यह 3 हम लोग बना चुके हैं। बच्चे रास्ते में बतियाते जाते हैं, तो हमारा बात क्या हुआ दोस्तों, संज्ञा यहाँ याते या वाना करके बतियाते जाते हैं, तो हमारा वाक्य में बदल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि नाम धातु क्रिया है। पुलिस ने चोर को लथियाते हुए ले जा रहा है, लथियाना लात मारना है, क्या हुआ दोस्तों, लथियाते हो गया। सविता अपने ससुर से लजाती है, ये जो लजाती है दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा नाम धातु क्रिया हो गया। शर्माना और लजाना क्या होगा दोस्तों, विशेषण है ना। विशेषण में आना वाना लगाकर हम लोग क्या कर रहे हैं आना वाना जोड़कर प्रत्यय जोड़कर हम लोग क्रिया बना रहे हैं। संज्ञा से, स्वरनाम से या विशेषण से जो भी क्रिया बनेगा उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों संज्ञा स्वरनाम विशेषण से ही क्रिया बना है, तो इसलिए इसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। और यहाँ पे नाम का जो अर्थ है संज्ञा स्वरनाम विशेषण होता है। इससे आपको ये नाम धातु क्रिया इस शब्द सुनकर ही आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ नाम का मतलब संज्ञा स्वरनाम हो रहा है। जो भी क्रिया संज्ञा स्वरनाम विशेषण से क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया पढ़ेंगे। तो हमारा जो 10वां क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है दोस्तों, हमारा जो है क्रिया का 10वां भेद
अर्थ व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 10 है। तो 10वां भेद है क्रियार्थक संज्ञा है दोस्तों। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो। क्या लिखा है दोस्तों? जो शब्द क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए प्रयोग हो उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, है ना। जब हम किसी शब्द का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर उसे क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए किया करते हैं उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा कहलाते हैं। वो शब्द जिसको हम क्रिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और संज्ञा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ एक बहुत ही सरल सा उदाहरण है दोस्तों, जैसे सोना है दोस्तों। सोना एक होता है क्रिया जो हम लोग आंख बंद करके सोते हैं, और दूसरा संज्ञा में है दोस्तों जो ज्वेलरी वाला होता है, सोना चांदी वाला, है ना, मेटल होता है, उस संज्ञा के अंदर आता है। तो यहाँ दो वाक्य हम लोग ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करते हैं ये शब्द का। एक होता है हम लोग सोने के लिए और एक जो मेटल है। जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो चुकी है, तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों? सोना संज्ञा हो गया। और ये जो यहाँ जो हो गया दोस्तों सोना, ये क्या हुआ दोस्तों? क्रिया हो गया। तो एक ही शब्द का दो अर्थ है दोस्तों। क्या है? दो अर्थ है। एक शब्द का दो अर्थ है, मतलब हम लोग इसको आवश्यकता पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों को कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा क्रिया कहते हैं दोस्तों। आप इसे समझ सकते हैं। आजकल सोना बहुत महंगा है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है दोस्तों ये जो सोना क्रिया है, यहाँ जो शब्द है ये हमें संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ सोना सख्त मना है, तो मतलब यहाँ क्रिया है, यहाँ संज्ञा है और यहाँ क्रिया है। इसे हमें पता चल रहा है कि हम संज्ञा का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रिया कहाँ कर रहे हैं। तो संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज आप लोगों को ये मैंने अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 10 भेद बतलाए दोस्तों, और रचना व कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो कुल हमसे पूछा जाएगा दोस्तों कि क्रिया में कितने भेद होते हैं, तो कुल हमारे पास 12 होते हैं दोस्तों, है ना। कितने होते हैं? कुल 12 होते हैं, मगर रचना व कर्म के आधार पर 2 होता है, सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, तो 2 होता है। और अर्थ व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 10 होते हैं। पहला है मूल धातु क्रिया, दूसरा है साधारण क्रिया, तीसरा सामान्य, चौथा सहायक, पांचवा संयुक्त, छठा पूर्वकालिका, सातवां प्रेरणार्थक क्रिया, आठवां द्विकर्मक क्रिया, नौवां नाम धातु क्रिया और 10वां जो है क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है। और एक इसमें सवाल पूछा जाता है दोस्तों, रचना के आधार पर 2 होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? पहला है ये और ये दोनों मिलाकर अर्थ के आधार पर होता है दोस्तों। किसके आधार पर होता है? अब प्रयोग के आधार पर 8 होता है दोस्तों। यहाँ से लेके ये प्रयोग के आधार पर है दोस्तों, ये प्रयोग के आधार पर है। और ये जो दो हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ? हमारा अर्थ के आधार पर। तो हमसे सवाल में ये भी पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर 2 होते हैं और प्रयोग के आधार पर 8 होता है दोस्तों, और रचना व कर्म के आधार पर 2 होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि क्रिया का कितना भेद होता है और किस आधार पर कितना होता है दोस्तों। तो ये आपसे ऑनलाइन एग्जाम में स्टेटमेंट के द्वारा पूछा जाता है दोस्तों। आप सभी को यह जो क्रिया का चैप्टर है दोस्तों, ये व्याकरण में आप सभी को समझ में आया होगा, एक एक भेद भी और पूरी डिटेल से मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हुआ दोस्तों। किसी बुक में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ दोस्तों कि स्टेटमेंट देखिए और पूरा मतलब नहीं दिया हुआ दोस्तों। तो इसलिए मैंने 2-4 किताबें पढ़कर आपको एक स्टेटमेंट के द्वारा आपको एक लॉजिकल और कंसेप्ट के साथ बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों के ये जो क्रिया जो चैप्टर है समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।